नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं जया सिन्हा। अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा अपडेट्स। बात करेंगे किस तरह से विधानसभा चुनाव की इस वक्त हलचल है जारी, और साथ ही साथ संघर्ष की अगर हम बात करें तो ईरान, इजराइल और यूएस के बीच इस वक्त धमकियों का जो दौर जारी है उस पर भी जानेंगे क्या कुछ है ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। आइए सबसे पहले मिड डे प्राइम की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बिग न्यूज यानी कि सुर्खियों के साथ। पश्चिमी एशिया में तनाव के बीच भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। अमेरिका और रूस से मंगलुरु पोर्ट पहुंचे 2 जहाज, एक में एलपीजी तो दूसरे में भरा है कच्चा तेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम दर्ज हुई ऐतिहासिक उपलब्धि। देश में सबसे लंबे समय तक सरकार प्रमुख रहने का रचा कीर्तिमान। तेज हुई विधानसभा चुनाव की हलचल। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, कई जगहों पर फाड़े बीजेपी के चुनावी पोस्टर। केरल और तमिलनाडु में भी प्रचार में जुटे दिग्गज। ट्रंप का ईरान को 48 घंटे में होर्मुज स्ट्रेट खोलने का अल्टीमेटम, वरना तबाह होंगे पावर प्लांट। ईरान ने भी दी अमेरिकी एनर्जी सेंटर बर्बाद करने की धमकी। और अनाहत सिंह पहुंची इंडियन ओपन स्क्वाश के महिला एकल फाइनल में। वहीं पुरुष एकल वर्ग में ऑल इंडियन फाइनल में अभय सिंह और वीर चोटरानी होंगे आमने सामने। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मिली है। तिरंगा लगाए भारतीय टैंकर को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी खुद ईरानियन नेवी ने संभाली। ये कदम क्षेत्रीय तनाव के बीच भारत ईरान संबंधों की मजबूती को दर्शाता है। आइए एक नजर डालते हैं कि होर्मुज संकट के बीच भारत कितने जहाज पहुंचे। जी हां, संकट में भारत की कूटनीतिक जीत साफ तौर पर नजर आ रही है। किस तरह से लगातार तनाव के बीच वहां पर लगातार कई सारे जहाज फंसे हुए हैं, लेकिन यहां पर सीधे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को चीरता हुआ भारत के लिए निकला ये जहाज अपनी मंजिल पर पहुंचता साफ तौर पर नजर आया। अमेरिका के टेक्सास से जहाज पिक्सिस पायनियर पहुंचा भारत। अमेरिका से एलपीजी की खेप पहुंची है भारत, और विशाल समुद्री जहाज पिक्सिस पायनियर आज सुबह कर्नाटक के न्यू मंगलोर पोर्ट पहुंच गया। भारी भरकम जहाज एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के लिए 16,714 टन गैस लेकर आया है। इस खेप के आगमन से क्षेत्रीय ऊर्जा आपूर्ति और घरेलू रसोई गैस के वितरण को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है। सरकार के आदेश पर रसोई गैस की किल्लत रोकने के लिए इन जहाजों को पोर्ट पर प्राथमिकता के आधार पर जगह दी जा रही है। तो न्यू मंगलोर पोर्ट पर विशाल गैस जहाज की डॉकिंग हुई है। अमेरिका के टेक्सास से ये जहाज पहुंचा है भारत, और इससे पहले कल रूस से कच्चा तेल लेकर आ रहा एक्वा टाइटन जहाज मंगलुरु तट पर पहुंचा था। जहाज पर लदे रूसी कच्चे तेल को उतारने की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी जाएगी। तेल को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए सिंगल पॉइंट मूरिंग यानी एसपीएम सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से कच्चे तेल को पाइपलाइन के जरिए सीधे एमआरपीएल रिफाइनरी तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि जहाज के विशाल आकार और तेल की भारी मात्रा को देखते हुए इसे मुख्य बंदरगाह पर डॉक नहीं किया गया है। सुरक्षा और तकनीकी कारणों से एक्वा टाइटन को बंदरगाह से लगभग 18 समुद्री मील दूर गहरे समुद्र में तैनात किया गया है। अमेरिका ने हाल ही में एक अस्थायी सामान्य लाइसेंस जारी कर समुद्र में फंसे रूसी तेल की बिक्री के लिए 12 मार्च तक की विशेष अनुमति दी है। इस कदम का उद्देश्य पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच वैश्विक स्तर पर ईंधन की कीमतों को स्थिर रखना है। तो रूसी कच्चे तेल को उतारने की प्रक्रिया आज से होगी शुरू, और सुरक्षा और तकनीकी कारणों की वजह से इसे डॉक से थोड़ा दूर इसको डॉकिंग की गई है। मंगलुरु से सीधे हमारे साथ ज्योति दफेदार इस वक्त जुड़ रही है। ज्योति, सबसे पहले अपडेट, इस वक्त जो 2 जहाज पहुंचे हैं, क्या कुछ अपडेट ग्राउंड जीरो से मिल रहा है?
एक अमेरिका टेक्सास से अक्वा जहाज अभी पहुंच चुका है, उसमें 47,236 टन का एलपीजी गैस है और उसी के साथ साथ रशियन क्रूड ऑयल भी अभी नए मंगलूर पे पहुंच चुका है, कल ही आया है। लेकिन कुछ सिक्योरिटी के पर्पस के वजह से दो उसका वेसल साइज और जो क्रूड ऑयल का जो क्वांटिटी है, इसलिए वो पोर्ट के पास नहीं है, वहां से 18 नॉटिकल माइल दूर है। तो वहां से वो पाइपलाइन सिस्टम उसके थ्रू से MR3 एयरपोर्ट तक जाने के लिए सिंगल पॉइंट मूरिंग सिस्टम के थ्रू वहां से रशियन क्रूड ऑयल को वो मतलब MRPL को बेचेंगे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक तरह से दो जहाज मंगलूर आकर पहुंचा है। इसके पहले भी भारत को 2 जहाज, विषम परिस्थिति है ईरान और इसराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसके तनाव परिस्थिति के बीच में भी भारत का एक राजतांत्रिक जो उनका जो एक मूव है, उससे भारत को कोई तकलीफ नहीं हुआ है। जहां तक कि एलपीजी का सवाल है, हम बहुत दिन से देख रहे हैं कि भारत में घरेलू सिलेंडर का उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ है दूसरे देशों को कंपेयर किए तो, क्योंकि नरेंद्र मोदी हो या जो विदेशांग सचिवालय की जो मिनिस्टर्स हो, सब लोग इकट्ठे होकर एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के तहत ईरान से वहां से यहाँ तक आने के लिए, जो दूसरे देशों से अगर कंपेयर किए तो भारत का जहाज सबसे पहले हॉर्मुज से निकला है। सो यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो हम भारत की डिप्लोमेटिक विजय ही घोषित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से भारत ने इस सिचुएशन को हैंडल किया है, हमने भी ग्राउंड रिपोर्ट किए थे, एलपीजी सिलेंडर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी एलपीजी आउटलेट में हम गए थे, वो भी यही कह रहे थे कि घरेलू सिलेंडर का, जो एलपीजी सिलेंडर का है, कोई मामला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके साथ और एक जुड़ चुका है अभी मंगलूर में दो, एक है क्रूड ऑयल का और एक है एलपीजी सिलेंडर का। दोनों जहाज भी अभी पहुंच चुका है। मैं उनकी ऑफिसर्स के साथ मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि थोड़ी मतलब सिक्योरिटी की पर्पस की वजह से हम क्रूड ऑयल को थोड़े सिंगल मॉनिटरिंग सिस्टम से वो पास करेंगे, अभी एलपीजी सिलेंडर को भी अनलोड कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम सिचुएशन देखें दूसरे देशों को अगर कंपेयर किए तो पाश्चिमात्य देश में जो कुछ भी चल रहा है, इन तनाव परिस्थिति के बीच में भी भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है, एक मतलब वेरी स्मार्ट मूव उठाया है। सो देश की लोगों के हित के लिए भारत सरकार की ये एक दृष्टिकोण है, तो ये आम लोगों के लिए बहुत मतलब यूजफुल होगा। तो ये 2 जहाज अभी जो मंगलूर आकर पहुंचा है, क्योंकि एक मंगलूर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है कर्नाटका में, सो यहाँ से थ्रू आउट कर्नाटका ये सप्लाई हो जाए। बिल्कुल, भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। 2 जहाज पहुंचे हैं, एक में है एलपीजी और दूसरे में है कच्चा तेल। इसको उतारने की प्रक्रिया की भी शुरुआत हो रही है। सुरक्षा कारणों की बात करें, तकनीकी कारणों की बात करें तो काफी सहजता के साथ और काफी ध्यान रखते हुए जो तमाम अधिकारी हैं इसको लेकर काम कर रहे हैं और दोनों को निकालने की बात भी हो रही है, जो कच्चा तेल भरा है और गैस भरी है। क्या कुछ प्रतिक्रिया वहां से निकल कर आ रही है और इंफॉर्मेशन वहां से आ रही है? और साथ ही जिस तरह से इस वक्त और भी कई जहाज फंसे हुए हैं फारस की खाड़ी में, उसको लेकर भी प्रक्रिया भारत की तरफ से काफी तेज कर दी गई है, लेकिन ये एक बहुत आसान काम नहीं है। इस लिहाज से भी क्या कुछ जानकारी मिल रही है मीडिया को? मंगलूर में जो मैंने ऑफिसर्स के साथ बात की, उन्होंने ये कह रहे हैं कि जो रशियन क्रूड ऑयल जो आया है, तो टेक्निकल वजह से, क्योंकि उसका वेसल का साइज और द क्वांटिटी ऑफ द ऑयल बहुत है, इसलिए हम जो सिक्योरिटी पर्पस हमने उसको पोर्ट पे नहीं लाया है, वहां से 18 किलोमीटर नॉटिकल माइल दूर है। तो वहां से हम सेफ्टी के मेजर से लेकर वहां से वो एक सिस्टम के तुरंत उसके थ्रू हम वो क्रूड ऑयल को वहां से पास करेंगे, वैसे वो कह रहे थे। और एलपीजी सिलेंडर का बात करें तो अनलोड कर रहे हैं, तो सब कुछ मतलब ऐसा, जैसे आप जानते हैं, ऐसा प्रोसेस बिल्कुल हड़बड़ी में नहीं होता है, सिस्टमेटिकली होनी चाहिए, सिक्योरिटी पर्पस होता है। तो उन्होंने ये भी कहा कि हम इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट को अभी हम इन्फॉर्म कर रहे हैं। सो उसके बाद हम जो कुछ भी प्रयास है, जहां से कैसे ऑर्डर आता है, पास होता है, जो प्रक्रिया हम चालू कर लेंगे। तो वो यही कह रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर को लेकर या क्रूड ऑयल को लेकर लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम थ्रू आउट कर्नाटका यहाँ से सप्लाई करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति इस जानकारी के साथ फिलहाल जुड़ने के लिए। तो लगातार जो जारी तनाव है उसके बीच भारत की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता यहां पर साफ तौर पर नजर आई है। तिरंगा लगाए भारतीय टैंकर को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित निकालने की जिम्मेदारी खुद ईरानियन नेवी ने संभाली है। ये कदम क्षेत्रीय तनाव के बीच भारत ईरान संबंधों की मजबूती को दर्शाता है। हम जानते हैं कि किस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से भी बात की थी और उन्हें ईद और नवरोज की
यहाँ पर शुभकामनाएं दी थी। साथ ही तुरंत से तुरंत कैसे इस संघर्ष और स्थिति से निपटा जाए, इसको लेकर भी उनकी बातचीत हुई थी। आइए एक नजर डालते हैं हॉर्मूज संकट के बीच भारत कितने जहाज यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो संकट में भी भारत की कूटनीति लगातार जारी है। जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं, विभिन्न जो इसमें विभिन्न क्षेत्रों में लगातार बातचीत का जो सिलसिला है वो यहाँ पर बनाए रखने की कोशिश यहाँ पर भारत की तरफ से है कि कैसे इस क्षेत्रीय जो तनाव है इस क्षेत्र में उसे कम किया जा सके। अगर हम आपको बताएं तो भारत में कैसे संकट में भारत की जो कूटनीतिक जीत है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। पहले की अगर हम बात करें तो शिवालिक जहाज मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा था 46,000 टन एलपीजी लेकर। तो वहीं नंदा देवी जहाज भी गुजरात के वाडीनार में पहुंचा था 46,000 टन एलपीजी लेकर। और जंग लाड़की जहाज मुद्रा बंदरगाह पर गुजरात में यूएई से 80,886 टन यहां पर लेकर पहुंचा था। और अगर हम आगे बात करें तो आप देख सकते हैं इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए भारत की किस तरह से एक कूटनीतिक जीत यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। और यहां पर देखते हैं कैसे नंदा देवी जहाज वाडना गुजरात में यहां पर पहुंचा था, 46,000 टन एलपीजी लेकर पहुंचा था। एलपीजी को लेकर जिस तरह की अफवाहों का दौर चला वो साफ तौर पर धराशायी होता हुआ नजर आया। जंग लाड़की जहाज मुंद्रा बंदरगाह पे गुजरात में यूएई से 80,886 टन कच्चा तेल यहां पर पहुंचा था। जिस तरह से भारत ने अपनी एनर्जी जरूरतों को डाइवर्सिफाई किया है उसका असर साफ तौर पर स्थिति में नजर आ रहा है, जहां पर भारत अपेक्षाकृत दुनिया के कई देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है। अगर हम बात करें जिस तरह का एक एनर्जी क्राइसिस इस वक्त निकल कर आया है, क्योंकि ये सिर्फ एक क्षेत्रीय जंग नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जो जंग इस वक्त चल रही है, जो संघर्ष इस वक्त चल रहा है वो एक तरह का एक एनर्जी, एक ऊर्जा संकट में तब्दील होता हुआ साफ तौर पर नजर आया। और कच्चे तेल की कीमतें जिस तरह से बढ़ती भी नजर आई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसे यहाँ पर नियमित करने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की भी लगातार इस वक्त बातचीत हो रही है, धमकियों का दौर भी जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत यहाँ पर जब एक्वा टाइटन जहाज मंगलुरु पोर्ट पर पहुंचा 1 लाख टन कच्चा तेल लेकर। साफ तौर पर जिस तरह से ईरानियन नेवी ने भारत के इस जहाज को एस्कॉर्ट किया, उसे पूरी सुरक्षा मुहैया कराई, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सीधा ये भारत पहुंचा, जो कि एक बड़ी उपलब्धि, भारत की कूटनीतिक जीत। यहाँ पर जिस तरह से भारत का रवैया रहा है इस पूरे घटनाक्रम को में शांति की बात करने की, अमन की बात करने की, बातचीत की बात करने की, उसका असर भी साफ तौर पर दिख रहा है। पिक्सेस पायनियर मंगलुरु पोर्ट पे 16,714 टन पेट्रोलियम गैस लेकर यहाँ पर पहुंच चुका है और इसको लेकर अब इसको उतारने की जो प्रक्रिया है वो इस वक्त जारी है मंगलुरु पोर्ट से। मंगलुरु से हमने अपने संवाददाता से ग्राउंड जीरो से बात की कि दोनों जहाज पहुंच चुके हैं मंगलुरु पोर्ट। और जिस तरह से यहाँ पर कोशिश की जा रही है, टेक्निकल बात करें, टेक्निकल रीजंस रहे या फिर सिक्योरिटी के तहत देखते हुए कि कैसे इन दोनों जहाज से माल निकाला जाए। फिलहाल जिस तरह की अफवाहें रही, जिस तरह की खबरें रही कि हमारे देश में कच्चे तेल की कीमत की कमी हो रही है, गैस की कमी हो रही है, इन सारी जो अफवाहों को धत्ता बताते हुए साफ तौर पर हमने देखा कि कैसे इसके पहले भी जहां पर इतने सारे जहाज फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं, भारत के जहाज जो सामान, जो तेल, जो गैस लेकर निकले हैं भारत की ओर, वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और ईरानियन नेवी ने खुद यहां पर एस्कॉर्ट किया, यानी कि इस जंग के आसार में भी जिस तरह से भारत की जो भूमिका रही है उसको लेकर इस वक्त उसका जो नतीजा है वो हम देख रहे हैं कि आज भारत के लिए जहाज निकले थे और वो सही सलामत सुरक्षित अपनी मंजिल पर पहुंचे हैं। तो बड़ी जीत, ये भारत की कूटनीतिक जीत जो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रही है। लगातार खबरों में हम बने हुए हैं, यहाँ पर खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें, मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है the taste of India।
टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप बात कर लेते हैं किस तरह से जमाखोरी पर सख्त नजर यहां पर सरकार की लगती हुई नजर आ रही है। यानी कि बहुत सख्त एक्शन इस वक्त जमाखोरों के खिलाफ हो रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों को व्यावसायिक एलपीजी के 20% अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दे दी है। ये अब बढ़कर 50% हो जाएगा। इसमें पीएनजी विस्तार के लिए सुगम सुधारों पर आधारित 10% आवंटन भी शामिल है। ये अतिरिक्त आवंटन राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित रेस्तरां, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, डेयरी, सब्सिडी वाली कैंटीन और अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। इस संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से कहा है कि ये आवंटन सोमवार से लागू होगा। उन्होंने कहा कि सभी वाणिज्यिक और औद्योगिक एलपीजी उपभोक्ताओं को कुल 50% आवंटन से वाणिज्यिक एलपीजी प्राप्त करने के लिए पात्र होने से पहले तेल विपणन कंपनियों के साथ पंजीकरण कराना होगा। साथ ही केंद्र सरकार ने नागरिकों को भरोसा दिलाया कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच सरकार स्थिति पर नजर रख रही है और जरूरी कदम उठा रही है। साथ ही लोगों ने संयम बनाए रखने की भी अपील की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन बढ़ा दिया गया है। वहीं अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार छापे मारे जा रहे हैं। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहां भी एलपीजी की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। सरकार ने घरेलू एलपीजी की कालाबाजारी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं और उसके सकारात्मक परिणाम राजधानी ईटानगर और राज्य के अन्य नगरीय क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में रविवार को गैस एजेंसियां बंद रहती हैं, लेकिन इस संकट की घड़ी में उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ईटानगर में आज रविवार को भी एलपीजी वितरण किया जा रहा है। और अखिलेश सुमन इस वक्त दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ और जानकारी के साथ रुक करते हैं अखिलेश का। अखिलेश, यहाँ पर जिस तरह से अफवाह थी कि कमी है गैस की, वो पूरी तरह से खारिज हो चुकी है। लोगों को आराम से, शांति से अपने सिलेंडर मिल रहे हैं, लेकिन इसमें एक बड़ी भूमिका है कालाबाजारों की, जमाखोरों की। उनके खिलाफ क्या कुछ सख्त एक्शन यहाँ पर सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे संकट बना हुआ है। लगातार सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध की वजह से संकट है, और एलपीजी पे खास तौर पे संकट इसलिए है क्योंकि वो अधिकांश जो एलपीजी हमारा है वो हार्मोन के स्टेट से आता है। तो इस वजह से ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत शुरू से ही थी कि एलपीजी का संकट न हो, लेकिन साथ साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक तरीके से हो। तो ऐसे में आपको रैशनलाइज करने की जरूरत थी, और इसलिए सरकार ने उसे रैशनलाइज किया। रैशनलाइज कैसे किया? सबसे पहले उन्होंने जोर दिया कि जो घरेलू एलपीजी के उपभोक्ता हैं उनको ये सबसे प्रायोरिटी दी जाए, ताकि जो लोगों के खाने पीने की वस्तुओं की किल्लत न हो। क्योंकि देखिए, अधिकांश जो शहर हैं, शहरों का अधिकांश जो उपभोक्ता है वो एलपीजी पर अब निर्भर कर गया है। यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों के भी बड़ी संख्या में उपभोक्ता जो है वो एलपीजी का उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले सरकार ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी की सुविधा दी जाए, लेकिन साथ साथ चूंकि कालाबाजारी करने वाले और जमाखोरी करने वाले जो थे वो जो मानसिकता, उसको भी कमजोर करना जरूरी था। इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई और राज्य सरकार की सभी एजेंसियों को कहा गया कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप एलपीजी के जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकिए। मतलब अगर 500 रुपए का एलपीजी है तो 5000 रुपए तक की एलपीजी कुछ जमाखोर बेचने लगे थे। इस स्थिति से बचाने की जरूरत है, और राज्य सरकारों ने निश्चित तौर पे, चाहे वो पक्ष की सरकार हो या विपक्ष की सरकार हो, सबने इसमें सहयोग किया और एलपीजी के जमाखोरों, कालाबाजारियों के खिलाफ उन्होंने सख्त कदम उठाए।
और इसकी वजह से हुआ क्या कि लोगों में विश्वास बढ़ना शुरू हुआ, पैनिक बुकिंग होनी बंद हुई, कम हुई, बहुत कम हुई, थोड़ी बहुत अगर है तो पैनिक बुकिंग लगातार उसमें गिरावट हो रही है। तो इसकी वजह से जब सरकार के अंदर ये विश्वास आया कि हाँ जी अब पैनिक बुकिंग कम हो रही है, कालाबाजारी और जमाखोरी बंद कम हो रही है, तो कमर्शियल जो एलपीजी सिलेंडर है, खास करके जो खाने पीने की वस्तुओं वाले, वहां भी जोर दिया गया कि जो बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ की ये जो कैंटीन चलती है, जहाँ के लोग भोजन करते हैं, जो रात्रि भोजन करते हैं, दोपहर का भोजन करते हैं, तो इसके लिए अभी छूट दी गई है कि कैंटीन, रेस्टोरेंट, जो कमर्शियल जो ढाबे हैं जो कमर्शियल गैस का उपयोग करते हैं, तो उन लोगों को अभी छूट दी गई है। तो अभी जो तकरीबन 50% ऐसी जो कमर्शियल सेक्टर है उन सबको मिलना शुरू हो गया है, जो कमर्शियल सेक्टर के अंदर 50% जिसकी ऊपर जरूरत थी। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि जैसे जैसे एलपीजी की आपूर्ति बढ़ती जाएगी, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अगर हमारे जहाज आने शुरू हो जाएंगे ईरान के बिल्कुल, साथ, यहाँ पर अखिलेश 2 जहाज आए हैं, आज सुबह मंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचे हैं, वो भी आगे के लिए भी जो बाकी जहाज फंसे उनके लिए भी लगातार कवायद जारी है, कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं, और साथ ही जमाखोरों के साथ साथ जो आपूर्ति सुनिश्चित हो, ज्यादा बेटर डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसके लिए भी सरकार की तरफ से खास कदम उठाए जा रहे हैं। हाँ, निश्चित तौर पे तो एक तो जमाखोरी को खत्म करने की पूरी कोशिश की गई और इसकी वजह से उसमें कमी आई है। दूसरी तरफ यह भी सरकार का प्रयास है कि जो एलपीजी के समानांतर एक जो नेटवर्किंग बनाई जा रही है पीएनजी की, पाइप गैस देने की, तो वो पाइप गैस लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो पाइप गैस अगर लेने में होगा तो उसमें कालाबाजारी, जमाखोरी तो बिल्कुल संभव नहीं है। लोग तरीके से उसका उपयोग करेंगे, जितनी जरूरत होगी उसी का उपयोग करेंगे, क्योंकि वो भी मीटर्ड होता है। तो यह एक व्यवस्था, इसके लिए सरकार लगातार लोगों को प्रेरित कर रही है और इसके साथ साथ सरकार लगातार प्रेस ब्रीफिंगों के माध्यम से, इंटर मिनिस्ट्रियल प्रेस ब्रीफिंग हो रही है, उसके चलते लोगों में सही सूचनाएं जा रही है और उन सही सूचनाओं की वजह से भी लोगों के अंदर विश्वास बढ़ा है और जो पैनिक बुकिंग है वो पैनिक बुकिंग कम हुई है। और कह सकते हैं कि एक सकारात्मक हस्तक्षेप सरकार का हुआ, जो स्थानीय प्रशासन है उनका हुआ, और इसकी वजह से लोगों के अंदर अब जो है एलपीजी की जो मात्रा है, एलपीजी को पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिल रही है। लेकिन फिर भी देखिए, ऐसा कहना संभव नहीं है कि बिल्कुल संकट खत्म हो गया है, लेकिन संकट के समय किस तरीके से आप व्यवस्था बनाते हैं ताकि वो संकट को मैनेज किया जा सके और आगे आने वाले दिनों में उसमें बेहतर मैनेजमेंट किया जा सके, सरकार इसी में प्रयास है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पे व्यावसायिक एलपीजी का आवंटन सही तरीके से हो, इसको लेकर बातचीत हो रही है, प्रयास उठाए जा रहे हैं। कमर्शियल एलपीजी आवंटन को लेकर भी सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, कदम उठाए गए हैं। 50% इसको बढ़ गया है, 23 मार्च से 20% अतिरिक्त आवंटन एलपीजी 50% स्तर तक यहाँ पर पहुंचता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। जो एलपीजी जरूरत वाले क्षेत्र हैं, जैसे कैंटीन हैं या जो व्यावसायिक जगह है, रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल, कैंटीन, फूड डेयरी यूनिट्स जो हैं, वहां पर 5 किलो का सिलेंडर शामिल है। यानी कि जो कमर्शियल एलपीजी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको लेकर खास तौर पर सरकार नजर रख रही है और इसको लेकर कदम उठाए गए हैं। आज भारतीय राजनीति में कीर्तिमान स्थापित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने का रिकॉर्ड बना लिया है। पवन कुमार चामलिंग ने 8,930 दिनों तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यकाल को मिलाकर 8,931 दिन पूरे कर लिए हैं। ये एक दुर्लभ और उल्लेखनीय उपलब्धि है जो दशकों की निरंतर सार्वजनिक सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी ने अपनी मुख्यमंत्री काल के दौरान भी गुजरात के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड बनाया था। वे मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा अनुभव रखने वाले प्रधानमंत्री हैं। इसके साथ ही देश की आजादी के बाद लगातार 3 लोकसभा चुनाव 2014, 2019 और 2024 जीतने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। ये उपलब्धि दृढ़ता, अनुभव और निरंतर जन समर्थन को रेखांकित करती है। तो पीएम मोदी का एक और कीर्तिमान सिर्फ भारत की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आइए अब बात करते हैं आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई।
आगामी विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में मतदाताओं को किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में विजिट का एहसास मिलेगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए कई नए कदम उठाए हैं। इन चुनावों के दौरान बूथों पर वोटर असिस्टेंस बूथ की भी व्यवस्था की जाएगी, जहां अधिकारी मतदाताओं को उनके बूथ और क्रमांक की जानकारी देंगे। वोटर फैसिलिटेशन पोस्ट पर मतदाताओं को उम्मीदवारों की सूची, जरूरी दस्तावेज और मतदान प्रक्रिया की जानकारी मिलेगी, ताकि मतदाता बिना किसी परेशानी के मतदान कर सकें। वहीं मतदान केंद्रों पर मोबाइल जमा करने को लेकर होने वाली परेशानी दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र के बाहर मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा देने का फैसला किया है। चुनाव आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि देश के सभी 2,18,807 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को पीने का पानी, छाया, प्रतीक्षा क्षेत्र यानी कि वेटिंग एरिया, शौचालय की व्यवस्था, पर्याप्त रोशनी, दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप, स्पष्ट साइन बोर्ड की न्यूनतम सुविधा जरूर दी जाए। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को सुगम और सुखद मतदान का अनुभव दिलाने के लिए निर्देशों का सख्ती से पालन करने और सभी सुविधाओं को मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने इन व्यवस्थाओं की निगरानी करने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले फेज का मतदान होने वाला है, लेकिन इससे पहले टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी सामने आने लगी है। कोलकाता में कई जगहों पर टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी के चुनावी पोस्टर फाड़ते नजर आए। टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की ये सीसीटीवी तस्वीर भवानीपुर के चक्रबेरिया इलाके की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस क्षेत्र में बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के उम्मीदवार बनने के बाद ये हॉट सीट बन गई है। आरोप है कि यहां तृणमूल कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के बैनर, पोस्टर फाड़ दिए। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें स्थानीय तृणमूल काउंसलर असीम बसु को उंगली उठाकर धमकाते हुए देखा जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि इसके बाद उनके कार्यालय में तोड़फोड़ भी की गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की दूसरी तस्वीर बरानगर के गोपाल लाल ठाकुर रोड की है। बीजेपी का आरोप है कि पार्टी के उम्मीदवार सजल घोष के समर्थन में पोस्टर और फेस्टून लगाने के दौरान बिना किसी उकसावे के तृणमूल उम्मीदवार सायंतिका बंदोपाध्याय के समर्थक बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर टूट पड़े और उन्हें बाहरी कहकर तंज कसा गया। चुनाव से पहले टीएमसी की गुंडागर्दी साफ तौर पर तस्वीरों में, कैमरे में कैद होती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में यहां पर टीएमसी कार्यकर्ता एक तरह का रैम्पेज करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी फर्जी वोटर हटा दिए जाने से परेशान है और इसके साथ ही उन्हें भवानीपुर में हारने का दावा भी किया है। उनके उस हार का उन्हें अभी से डर सता रहा है। पिछले बार हम लोग ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराए थे, अब उनके गढ़ में घुस के भवानीपुर में उनको हराएंगे। ममता बनर्जी जानती है, वहाँ से लगभग 45,000 फॉल्स वोट माइनस हो गया है। उनको डर है, जो उनको लीड मिलता था वो उसी वोट का छप्पा वोट मार के मिलता था। अब संभव नहीं है, इसलिए डर रहे हैं। और खुद मुखिया ही हार जाए तो सरकार क्या बनेगा, इसलिए हर प्रकार छल बल आक्रमण भय का वातावरण बनने का प्रयास हो। बिहार में जिस प्रकार से स्वीप हुआ और चुनाव हुआ, कांग्रेस को ढूंढ के नहीं मिल रहा है। बेचारा आरजेडी के नेता वो कहाँ हैं, कोई इंडिया जोट पाकिस्तानी जोट कुछ काम नहीं आया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का राजनीति है, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज है, दुनिया भर का उनका लीडरशिप है, तो सब कोई चाहते हैं हर राज्य में, देश में भाजपा का सरकार हो, डबल इंजन सरकार हो। बात करें केरलम की। आगामी केरलम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता चांडी ओमान ने पुथुपल्ली निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो केरला में भी चुनावी सरगर्मियां तेज होती हुई दिग्गज नेता अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। तो यहां पर ओमान चांडी ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल किया। केरलम विधानसभा चुनाव पर बीजेपी सांसद धवल भाई पटेल ने कहा कि इस बार केरलम में भाजपा की सरकार बनेगी। पटेल ने कहा कि वे कलपट्टा और वायनाड जिले में जो माहौल देख रहे हैं उससे साफ है कि इस बार पूरी केरलम की जनता सिर्फ बदलाव चाहती है।
माहौल हमने देखा है पूरे कलपट्टा में, वायनाड डिस्ट्रिक्ट में और केरल में। इस बार पूरी केरल की जनता भी बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब में पूर्ण विश्वास करके हमारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार, सशक्त सरकार केरल में भी बने, और जो मोदी जी विकसित भारत का संकल्प लेके चल रहे हैं, वैसे ही विकसित केरलम भी हम लोग बनाए। उस संकल्प के साथ हम लोग लोगों के बीच में जाएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का भव्य विजय केरल में होगा। और आइए सीधे रुक कर लेते हैं ग्राउंड जीरो का, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता कोलकाता से सौरभ दत्ता। और केरलम का रुख करें तो विवेक नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं। केरलम इस वक्त चुनावी सरगर्मियों से लगातार वहां पर तेज होती हुई नजर आ रही है। किस तरह से देखते हैं जब बात हो परंपरागत राजनीति की या फिर बात हो विकास की राजनीति की, तो इस वक्त किस तरह से जो जनता का मूड है वो नजर आ रहा है? जया जी, केरला की जनता इस समय एक दे आर लुकिंग फॉर चेंज का, दे आर लुकिंग फॉर अ चेंज। वन थिंग इज वेरी क्लियर, बिकॉज एक परंपरागत तरह से वोटिंग, एलडीएफ या यूडीएफ की जैसी केरला की जनता वोट करने का एक, देयर इज वन थिंग लाइक दैट, बट दिस टाइम अराउंड इफ यू लुक, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन ऑल्टरनेटिव एटलीस्ट इन 20 to 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज। ये रीजन ये है कि तिरुवनंतपुरम, पालक्काड और त्रिशूर और कोझिकोड ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज में लोकल बॉडी इलेक्शंस में बीजेपी एक बड़ा शक्त, उसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखता है। तो इस विषय में इसी लेकिन भाजपा को एक चांस है एटलीस्ट। भाजपा ने 2021 में 13.3% है उसका टोटल वोटिंग परसेंटेज, बट उसके लेकिन लोकसभा इलेक्शन में उसका वोटिंग परसेंटेज 16% ज्यादा हो गया, 16% हो गया है। और इस समय स्पेशली यंगस्टर्स ने, when we spoke to a number of youngsters, they say that there is a chance that people are looking for an alternative. Trivandrum, for example, Trivandrum district ne there are 7 constituencies. So Karakutam, Nemam, Vattiurkav, in constituencies में there are chances that it should be a triangular fight. बिल्कुल, तो एक त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर है और खास तौर पर सभी की निगाहें फर्स्ट टाइम वोटर्स पर हैं। विवेक, अगर हम बात करें जो वीआईपी कैंडिडेट्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो इस वक्त कौन सी सीटों पर सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला नजर आ रहा है? इस समय देयर आर वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसीज है। तो त्रिवेंद्रम में नेमम एक वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उधर राजीव चंद्रशेखर लड़ाई है, और कराकुटम में फॉर्मर एमओएस वी मुरलीधरन है, और पालक्काड में शोभा सुरेंद्रन है, और चीफ मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूंसी धर्मडम, उधर भी that is also a VIP constituency. So there are at least 10 to 15 VIP constituencies this time where the contest is very, very tight. We never know who's going to win here, because even pre-poll surveys show that it is going to be a tight constituency. So this is the reason to say that इस तरह केरला का चुनाव में contest बहुत tight हो गया। So not sure if any party could get a majority. There are chances that the CPM could be around 70 to 75 seats, or somewhere between 65 and 70. और बीजेपी को 10 और 12 सीट को मिलने को चांस भी है इस समय। एंड बिल्कुल, तो जो वीआईपी सीट्स पे उन पर कड़ा जो टक्कर है वो इस मुकाबले को इस बार काफी ज्यादा रोचक बना रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से। सौरभ, जिसका डर था एक बार फिर वही शुरू हो गया है, चुनाव आयोग से टकराव, फिर सुरक्षा बलों से टकराव, अब पोस्टर फाइट पर आ गए हैं टीएमसी कार्यकर्ता। तो ये जिस तरह की राजनीति हमेशा होती आती थी बंगाल में, कहीं ना कहीं एक बार फिर उसकी झलक दिखने लग गई है। क्या कुछ ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हो रहा है? जया जी, देखिए, इस बार का जो टक्कर है, ये टक्कर टीएमसी के लिए एवे मैच जैसा है। मतलब पहले जो चुनाव होता था वो थोड़ा होम मैच के फीलिंग्स में वो खेलते थे, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने जो कड़े कदम उठाए उसके बाद टीएमसी के लिए ये थोड़ा एवे मैच जैसा फीलिंग आ रहा है। स्पिन के पिच में खेलते थे, अभी थोड़ा बाउंस पिच में खेल रहे हैं, ऐसा मालूम हो रहा है। ऐसा बीजेपी का कहना है। उनका कहना है कि इसी के कारण पोस्टर को लेकर अगर कोई पोस्टर जो होता है, पोस्टर जो दिया जा रहा है या फिर फ्लेक्स दिया जा रहा है, उन सब को लेकर भी पूरा जो माहौल है, जो वो माहौल अभी से गर्मी बढ़ी हुई है।
और गरमाई गई है पूरा सिचुएशन। और आप कल बड़ानगर का जो सिचुएशन देख लीजिए, या फिर भवानीपुर जो मुख्यमंत्री के खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां का सिचुएशन देख लीजिए। सीसी फुटेज सामने है, जहां पे स्थानीय तृणमूल काउंसिलर असीम बोस वो नजर आ रहे हैं कि वो थोड़ा गर्म मिजाज में नजर आ रहे हैं। तो ये सब चलते चुनाव आयोग ने भी जो कदम उठाए, चुनाव आयोग ने भी हर जिले के एसपी को ये कहा है कि आने वाले दिनों में सप्लीमेंट्री लिस्ट भी पब्लिश होगा, तो हर जिले में पुलिस को कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसी भी तरह डिटोरिएट ना हो, ये निश्चित करे। क्योंकि 6 मुद्दा साफ है चुनाव आयोग का इस बार। 1 भय मुक्त इलेक्शन होगा, 2 डर मुक्त इलेक्शन होगा, 3 छप्पा मुक्त इलेक्शन होगा, 4 बूथ जैम मुक्त इलेक्शन होगा, 5 किसी को रोका नहीं जाएगा, ऐसा इलेक्शन सुनिश्चित करना होगा। 6 जो पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम में जो निष्पक्षता, उस निष्पक्षता से चुनाव हो। बिल्कुल। यहाँ पर सौरभ, कल सोमवार है, कल सप्लीमेंट्री लिस्ट आनी है, और क्या कुछ आंकड़ा, कुछ उसकी उम्मीद लगाई जा सकती है कि कितने लोगों का नाम उस सप्लीमेंट्री लिस्ट में होगा? साथ ही जो ट्राइब्यूनल की शुरुआत भी की है, उसको लेकर किस तरह से तैयारी यहाँ पर चुनाव आयोग की देख रहे हैं? प्लस लोगों में कितनी जागरूकता इस वक्त है कि कैसे अपने नाम को लेकर जो अफवाहों का दौर चल रहा था, जो कंफ्यूजन यहाँ पर टीएमसी की तरफ से बढ़ाया गया था, वो कम होता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा कल? अजय जी, सप्लीमेंट्री लिस्ट कुल मिलाकर 30 लाख के करीब, यानी 60 लाख विवादित नाम है, उनमें से 30 लाख का एक लिस्ट आएगा। और ये सुनने को आ रहा है, ये ममता बनर्जी दावा कर रहे हैं कि 30 लाख से 20 लाख का तो नाम कट चुका है। ये ममता बनर्जी पहले से दावा कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ट्राइब्यूनल के लिए, ट्राइब्यूनल के फॉर्मेशन के लिए वो जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जिला वारी जो रिटायर्ड जजेस है, उनकी चयन हो रहा है, और माना जा रहा है कि अगले हफ्ते में ट्राइब्यूनल भी अपना काम शुरू कर देगा। और तीसरी बात यह है कि बंगाल की जनता इस चुनाव को कैसे देख रहा है। बंगाल की जनता में अगर आप देखें तो आज बंगाल की जनता में ये चर्चा है कि कितने केंद्रीय बल यहाँ पे तैनात किए गए हैं। 2400 कंपनी केंद्रीय बल एक फेज के लिए, 2400 कंपनी केंद्रीय बल सिर्फ एक फेज के लिए दिया गया है बंगाल में, और अभी से वो आना शुरू हो गया। और ये मामूली फिगर नहीं है। ऐसा भी किसी का कहना है कि अब तक तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस से ज्यादा केंद्रीय बल दिखेंगे बंगाल में। और ये साथ ही साथ ये भी बोल दूं कि पोस्ट पोल वायलेंस में भी बंगाल का एक बदनाम है बंगाल इसके लिए, पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर। तो उसके लिए ये चुनाव खत्म होने के बाद भी 500 कंपनी बल तैनात होगा। अभी सीईओ ऑफिस में जो जॉइंट फोर्स डिप्लॉयमेंट कमेटी गठन किया गया है, उसका एक बैठक चल रहा है। सीईओ के नेतृत्व में ये बैठक चल रहा है। इसमें जो पुलिस ऑब्जर्वर है एनके मिश्रा वो है, उसके साथ जो ऑब्जर्वर्स है वो है, स्टेट के जो पुलिस ऑफिसर्स है वो लोग है, और साथ ही साथ जिलावारी, जैसे मैं बोल रहा था कि अभी भांगर में, बैरकपुर में, हर जगह पे जहां कोलकाता सराउंडिंग्स जिस जगह पे हिंसा होती है, या फिर मुर्शिदाबाद पकड़ लीजिए, मालदा पकड़ लीजिए, वहां पर भी जिलावारी जो एसपीज है वो सारे टीम को यही बोल रहे हैं कि इस बार पोल प्रिपरेशन के लिए आपको तैनात होना है और हिंसा मुक्त इलेक्शन कराना है। ये साफ तरीके से इलेक्शन कमीशन से कहा गया है। इसमें 2 पॉइंट काफी अहम है जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि एक, अगर 19 मार्च से एक रिपोर्ट मांगी गई थी कि आपके वहां किसी भी इलाके में, आप किसी भी एसपी के पकड़ लीजिए इलाके को, कि वहां पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज कितने हुए हैं, कितने सीज हुए हैं, कितने आर्म्स बरामद हुए हैं, इसका आप एक लिस्ट दीजिए। इसके बाद चुनाव आयोग का कहना है कि अगर कोई इलाके में कोई हादसा होता है, कोई इंसिडेंट होता है, तो उस इलाके के जो थाना है उसके ओसी जिम्मेदार होंगे कि क्यों हुआ, क्योंकि उनको बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हिंसा होती है तो जवाबदेही तय की जाएगी। सौरभ, लेकिन जिस तरह की फुटेज इस वक्त सामने आई है, सीसीटीवी में सब कुछ कैद हो गया है, जो पूरी धमकी है, जो गुंडागर्दी है, वो साफ तौर पर यहाँ पर कैमरे में कैद हो चुकी है। ऐसे में ईडी की जो ये विभिन्न जो सरकारी एजेंसियां हैं, उनकी कार्रवाई से पहले ही टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उसको लेकर भी ममता बनर्जी काफी नाराज चल रही थी। एक बार फिर ये तस्वीरें सामने आई हैं, इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है?
देखिए, चुनाव आयोग ये सारे जो फुटेज है इसको संज्ञान में ले रहे हैं और उनका कहना है कि हम हर एक केस को, और इसके लिए उन्होंने एक कंप्लेंट सेल भी चालू किया है। उसमें चुनाव आयोग के अभी 4 से 6 अधिकारिक है, बाद में और भी अधिकारिक उस काम के लिए जुड़ेंगे और वो कह रहे हैं कि हर एक फुटेज को वो बारीकी से जांच कर रहे हैं कि किसका दोष है, किसका दोष नहीं है, और उसके हिसाब से वो कदम उठाएंगे। ये चुनाव आयोग का कहना है। और आप राजनीति देख लीजिए, राजनीति सोमवार से और भी तुल पकड़ेगी जयाजी, क्योंकि सोमवार से आज भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो कर्मी सभा कर रही है, अपने जो वार्ड के जो इलाके के जो वर्कर्स है उनसे बैठक कर रही है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी उन्होंने आज प्रचार शुरू कर दिया। बंगाल के हर कोने में, आज संडे है, छुट्टी का दिन है, तो हर एक कैंडिडेट प्रचार में जुट चुके हैं वो अपने अपने इलाके में। और साथ ही साथ दोनों पक्ष के जो नेता है वो जिलावारी जो प्रचार होता है वो भी शुरू हो जाएगा। ममता बनर्जी का भी शुरू हो रहा है, उनके भतीजा अभिषेक बनर्जी का शुरू हो रहा है सोमवार से, और जैसे बीजेपी का जो है वो कैंपेन भी परिवर्तन यात्रा के बाद जिलावारी जो कैंपेन है वो भी शुरू होगा। तो जितना जैसे जैसे ये प्रचार का माहौल बढ़ेगा, जैसे जैसे कैंपेन का माहौल बढ़ेगा, वैसे वैसे और भी बयान आएंगे। लेकिन एक बात बार बार उठ रहा है कि 15 साल बाद भी 10 वादे मैनिफेस्टो में ममता बनर्जी कर रही है। उस 10 वादे में आप हेल्थ सेक्टर का पकड़ लीजिए। अगर हेल्थ सेक्टर में कहा कि उन्होंने 15 साल में बहुत सारे काम कर दिए और अभी कुछ बाकी नहीं है, लेकिन फिर भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक लिफ्ट टूटने से एक पिता का मौत हो जाता है उनकी बीवी और बेटे के सामने। और दूसरी बात शिक्षा का ले लीजिए, शिक्षा में कहा कि उन्होंने काफी सारी उन्नति की है, हर जिले में एक कॉलेज खोल दिए हैं, स्कूल का उन्नति किए हैं। लेकिन ये भी है, शिक्षक घोटाला इसी राज्य का वास्तवता है। शिक्षक घोटाले में हर एक शिक्षक रास्ते में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डंडी काट रहे हैं। ये भी बिल्कुल, यहाँ पर टीचर्स पर लाठीचार्ज हो रहा है। युवा जो हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, वो 1500 रुपए के भत्ते के लिए लाइन में लगे हैं। और आरजीकर हॉस्पिटल में जो हुई घटना वो तो बेहद दर्दनाक रही। बहुत बहुत शुक्रिया और फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जो चुनावी घमासान है वो लगातार और भी तेज होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। विधानसभा चुनाव का ये जो रण है, बात करें अगर असम की, तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम गण परिषद के विधायक रामेंद्र नारायण कलिता से मुलाकात की, जिन्हें इस बार टिकट नहीं दिया गया था। मुख्यमंत्री ने इसकी वजह समायोजन बताते हुए कहा कि ये स्वाभाविक है कि उनके कार्यकर्ता नाखुश और थोड़े निराश हैं, लेकिन हमें उन्हें भरोसा दिलाने की जरूरत है कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी। You are not getting the seat because of adjustment. Not that he has been denied, but because of adjustment. It is natural that his workers will feel unhappy, little frustrated, little angry. But gradually we need to talk and we need to reassure them that their interests will be protected. पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 10वें उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। कराईकल साउथ से एम अरुल मुरुगन को टिकट दिया गया है। इससे पहले भाजपा ने पहली सूची में 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। पुडुचेरी की सभी 30 सीटों पर 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा और 4 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक ही चरण में वोटिंग है, इसलिए यहां कैंपेन भी चरम पर है। डीएमके नेता एमके स्टालिन, एआईएडीएम के लीडर पलानीस्वामी और टीवी के प्रमुख विजय यहां 3 बड़े प्लेयर्स हैं। आज रविवार होने के कारण तमाम नेता जनसभा करेंगे। इस बीच टीवी के अकेले लड़ने का हिंट दे चुकी है। दरअसल टीवी के अकेले चुनावी मैदान में आने से यहां का चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। हालांकि उनके विरोधी दल बार बार अब करूर भगदड़ की याद दिलाकर माहौल अपने पक्ष में बनाना चाह रहे हैं। डीएमके और एआईएडीएमके भी रोड शो और बैठकें कर रही है। डीएमके ने हाल में थुथुकुडी में कनिमोझी के नेतृत्व में एक रैली की थी। बीजेपी भी कुछ सीटों पर फोकस कर रही है। तो तमिलनाडु में भी त्रिकोणीय तो आइए अब बात करते हैं पंजाब की, जहां पर मुश्किल में नजर आ रही है
आपके पूर्व मंत्री। पंजाब की राजनीति में अचानक भूचाल आ गया है। पंजाब के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, उनके पिता और पर्सनल असिस्टेंट के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने समेत अन्य 2 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये एफआईआर पंजाब राज्य वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के जिला मैनेजर गगनदीप सिंह रंधावा के आत्महत्या मामले में दर्ज की गई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि भुल्लर के धमकाने की वजह से मानसिक रूप से परेशान होकर रंधावा ने आत्महत्या कर ली और इस घटना के बाद भुल्लर को कल अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ये मामला राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है और जांच एजेंसियां मामले की गहनता से जांच कर रही हैं। तो पंजाब के पूर्व मंत्री के खिलाफ इस वक्त एफआईआर दर्ज हो गई है। और आइए बात करते हैं पश्चिम एशिया की, जहां पर छिड़े संघर्ष का 23वां दिन है। लेकिन इसका अंत कब होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, बल्कि रोज रोज इस जंग में तेजी देखने को मिल रही है। कोई पीछे हटने को राजी नहीं। अमेरिका, इजरायल और ईरान में हमलों की खबरें आती ही आ रही हैं। ताज़ा खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान को विनाशकारी धमकी कह लीजिए या चेतावनी दी है। अगर 48 घंटे के भीतर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर देगा। ट्रंप ने खुली चेतावनी दी है कि इस भीषण सैन्य कार्रवाई की शुरुआत ईरान के सबसे बड़े ऊर्जा संयंत्र को नष्ट करने से होगी और ईरान का सबसे बड़ा और सक्रिय पावर प्लांट है बुशहर। तो 48 घंटे के बाद क्या होगा? ट्रंप की विनाशकारी धमकी, यहां पर सीधे तौर पर बुशहर प्लांट ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट है और उसको ही तहस नहस करने की धमकी यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। वहीं ईरान ने भी अमेरिका और उसके सहयोगियों के बुनियादी ढांचे को तबाह करने की सीधी धमकी दी है। यानी कि ईरान भी यहां पर रुकने का, थमने का और झुकने का नाम नहीं ले रहा। ईरानी सेना ने सीधी धमकी दी है कि अगर उनकी ऊर्जा ठिकानों पर अगर हमला होता है, अगर उसे निशाना बनाया जाता है, तो वे खाड़ी में मौजूद दुश्मनों के एक डेस्टिलेशन प्लांट यानी कि खारे पानी को मीठा बनाने वाले कारखानों और इंटरनेट नेटवर्क को मलबे में तब्दील कर देगा। ये धमकी इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इजराइल, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश अपने पीने की पानी की बड़ी जरूरतें इन्हीं प्लांट से पूरी करते हैं। ये पूरा टकराव उस वक्त चरम पर पहुंचा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए महज 48 घंटे का अल्टीमेटम यहां पर दे दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर रास्ता नहीं खुला तो अमेरिका ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट को मिट्टी में मिला देगा। फिलहाल दुनिया की 20% तेल सप्लाई वाली इस समुद्री लाइफलाइन के लगभग बंद होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो ईरान की ओर से भी अमेरिका को वापसी धमकी यहां पर दी गई है। और ईरान रेड क्रेसेंट सोसाइटी के अध्यक्ष पीर हुसैन कोलीवंद से उसने कहा है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपनी आक्रामक कार्रवाई की शुरुआत से अब तक 80,000 से ज्यादा नागरिक स्थानों पर हमले किए हैं। उन्होंने अमेरिका और इजराइल के हमलों में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन को भी उजागर किया। कोलीवंत के मुताबिक जिन जगहों पर हमले हुए उनमें से 20,000 से ज्यादा स्थान तेहरान में हैं, जबकि 60,000 से अधिक अन्य इलाकों में हैं। उन्होंने बताया कि देश में करीब 18,790 व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा 266 मेडिकल सेंटर और 498 स्कूलों पर भी हमले हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन हमलों में ईरान के 12 स्वास्थ्य कर्मियों की मौत हुई है और 90 से ज्यादा घायल हुए हैं। कोलीवंत के अनुसार युद्ध की शुरुआत से अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें बच्चे और 231 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस युद्ध में अब तक 1500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो ईरान का दावा, यहां पर लगातार हमलों में किस तरह से सिविलियंस की यानी कि आम नागरिकों की जान भी जा रही है। चंद्रशेखर जोशी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। चंद्रशेखर, सबसे पहले सवाल यही, 48 घंटे का अल्टीमेटम यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है। अगर हम बात करें ग्राउंड जीरो पर, तो किस तरह से इस अल्टीमेटम के बाद की जो तस्वीर है वो निकल कर आ रही है, क्योंकि ईरान की तरफ से झुकने के संकेत तो कहीं नहीं दिख रहे। बिल्कुल, देखिए काफी चिंताजनक मोड़ पर इस वक्त पे ये युद्ध पहुंच गया है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से धमकी दी गई है कि होर्मुज नहीं खोला तो 48 घंटे के अंदर अगर होर्मुज नहीं खोला
तो जो पावर प्लांट हैं ईरान के, उन पर हमला किया जाएगा। आपको बता दें कि ईरान में जो बुशेर पावर प्लांट है वो तो न्यूक्लियर बेस्ड है, लेकिन उसके अलावा करीबन 100-150 अन्य वहां पर पावर प्लांट हैं, अधिकतर गैस बेस्ड हैं। तो इन पर हमला करने की जो धमकी दी गई है प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से, उसके जवाब में IRGC की ओर से जवाब आया है, ईरान की ओर से जवाब आया है। उनका कहना है कि अगर ईरान में यहाँ पर पावर प्लांट पे किसी तरह का हमला होता है तो ईरान, अमेरिका, इजराइल और उनके जो एलाइज हैं खाड़ी के देशों में, वहां पर हमले करेगा। वहां पर न सिर्फ जो पावर प्लांट हैं उन पर हमले करेगा, बल्कि साथ ही साथ वहां पर जो डिसैलिनेशन प्लांट हैं पानी के, उन पर हमला करेगा। जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला करेगा। इसमें जो विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनके यहाँ पर IT इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे हम गूगल की बात करें, अमेजोन की बात करें या दूसरी कंपनियों की, तो उन पर हमला करने की धमकी ईरान की ओर से दी गई है। लेकिन अगर इसके हम एक बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करें तो हमको पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है वो थोड़ा सा देखना होगा। पिछले 24 घंटे में सबसे पहले जो ईरान का नतांज परमाणु केंद्र है वहां पर हमला हुआ, और ईरान ने आरोप लगाया कि इजराइल और अमेरिका ने वहां पर हमला कर दिया। हालांकि इजराइल कहता है कि उसने वहां पर हमला नहीं किया। और उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई ईरान की ओर से की गई, ईरान ने जो इजराइल के दिमोना और अराद शहर हैं वहां पर मिसाइल से हमला किया, काफी नुकसान वहां पर हुआ है। जो दिमोना है वो इजराइल का परमाणु केंद्र वहां पर है, इजराइल की बहुत बड़ी परमाणु फैसिलिटी वहां पर है। तो ये काफी एक भयंकर बदले का हमला था ईरान का इजराइल के ऊपर। उसके अलावा एक खबर और आई है, जो ईरान की जो समाचार एजेंसियां हैं उनकी ओर से भी ये खबर दी गई और वेस्टर्न मीडिया की ओर से भी ये खबर दी गई कि जो डियो गार्सिया बेस है यहाँ हिंद महासागर में, वहां पर ईरान की 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया। और उसके बाद ये चिंता बढ़ गई और इजराइल का तो ये तक क्लेम है कि ईरान 4000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइलें ईरान के पास हैं, इसीलिए वो डिएगो गार्सिया तक वो हमला कर पाया। ऐसे में इजराइल ने ये क्लेम किया है कि ईरान लंदन, पेरिस या बर्लिन तक हमला कर सकता है। और उसके बाद अब प्रेसिडेंट ट्रंप की ये जो धमकी आई है, इसके बाद ईरान की जो इस पर जवाबी कार्रवाई करने की धमकी आई है, इससे ये और चिंताजनक स्थिति यहाँ पर बन गई है। क्योंकि खाड़ी के देशों की हम बात करें तो वहां पर 90% लोग पूरी तरह से जो है डिसैलिनेशन जो प्लांट हैं उन पर वो निर्भर करते हैं। साथ ही साथ एक ईरान के एक सेना के अधिकारी हैं, उनका ये कहना है कि ईरान इस वक्त पे एक तरह के ऑटो मोड में काम कर रहा है। सुप्रीम लीडर खामनेई के मारे जाने के बाद जिस तरह से ईरान में जो डिसेंट्रलाइज्ड मिलिट्री यूनिट्स हैं वो काम कर रही हैं, उनको किसी सेंट्रल कमांड की जरूरत नहीं है। तो उनका कहना यह है कि जो अली लारीजानी जो मारे गए थे, उनकी ओर से एक समय पे वक्तव्य दिया गया था कि ईरान पर इतनी कैपेसिटी है कि ईरान 1 घंटे के अंदर पूरे खाड़ी के इलाके में अंधेरा कर सकता है। इनके पावर यानी साफ तौर पर जो बहुत ही एक हल्के संकेत यहाँ पर मिले थे सैंक्शंस कम होने के, कि चुनाव इस युद्ध में कुछ गिरावट आएगी, वो अब पूरी तरह से एक बार फिर खत्म हुए हैं। फिलहाल मिडिल ईस्ट का जो संग्राम है वो और भी तीव्र होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर फिलहाल इस अपडेट के साथ। तो यहाँ पर ट्रंप का अल्टीमेटम और उसके बाद जिस तरह से ईरान ने भी जवाबी धमकी दी है, ऐसे में साफ तौर पर यह लग रहा है कि ये संघर्ष अभी थमने वाला नहीं है। आइए इस बीच बात कर लेते हैं कला संस्कृति की। महाराष्ट्र की समृद्ध हैंडलूम परंपरा और भारत के कलात्मक रंगों को एक साथ लाने वाला एक फैशन शो राष्ट्रीय राजधानी स्थित महाराष्ट्र सदन में आयोजित किया गया। महाराष्ट्र सदन में चल रही 4 दिनों की हैंडलूम साड़ी प्रदर्शनी के हिस्से के तौर पर इस फैशन शो का आयोजन किया गया। ये फैशन शो शिखा कारीगरी के सहयोग से डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम और महाराष्ट्र सदन के सहयोग से आयोजित किया गया। इस फैशन शो में 3 मुख्य प्रस्तुतियां रहीं। शुरुआत में प्राइड ऑफ महाराष्ट्र के तहत पिछवाई, पट्टचित्र, वारली, गोंद जैसी भारतीय कला शैलियों से प्रेरित हाथ से पेंट की गई हैंडलूम साड़ियां प्रदर्शित की गई। उसके बाद प्राइड ऑफ महाराष्ट्र के तहत महिला अधिकारी भी रैंप पर महाराष्ट्र के सांस्कृतिक गौरव को प्रस्तुत करती भी नजर आई। अलग प्रकार के हैंडलूम्स हो तो ये लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और आज हमने यही हासिल किया रैंप में इन सभी वीव्स को पेश करके। विशेषता जो हमारे बुनकर है, जो बहुत कड़ी मेहनत कहते हैं और इसी कोशिश में रहते कि अच्छे से अच्छा कपड़ा बना के लोगों तक पहुंचाए। अगर हम लोग पैठनी की साड़ी देखो तो 1 महीने से लेके कभी कभी आर्टिस्ट को साल भर भी लग जाता है डिपेंडिंग ऑन द वीव। तो इतना एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्हें हम दे पाए दिल्ली में बहुत सारे रसिक हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो अच्छे वीव्स और कपड़े को समझ पाते
पाते हैं। मैं समझती हूँ कि वोकल फॉर लोकल जो सबसे बड़ा एक हमारा पहल है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने ये शुरू किया है वोकल फॉर लोकल, और हमारे जो मुख्यमंत्री जी महोदय देवेंद्र फडणवीस साहब, इन्होंने भी हमें महाराष्ट्र में बहुत प्रोत्साहन दिया है, और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने सपोर्ट किया। इसलिए गवर्नमेंट हर तरह से आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ रही है, और ये बहुत अच्छा एक पहल है। यहाँ पर मेरे पास 100+ आर्टिस्ट एसोसिएटेड है, जो हैंडलूम के ऊपर बहुत अच्छा इंडियन आर्ट, ट्राइबल आर्ट, सब कुछ बहुत अच्छे से पेंटिंग होता है। और हमारी कोशिश यही रही है कि ये इंडियन आर्ट हर जगह पे ग्लोबली, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे हर जगह पे ये आगे जाया जाए। मोदी जी का जो सेंटेंस है, विरासत भी और विकास भी, तो इस सेंटेंस को लेते हुए आरसी विमला मैम ने बहुत अच्छा लेडीज़ को इंक्लूसिव करके आर्ट को साथ में लेते हुए महाराष्ट्र सदन में ये फैशन शो का आयोजन किया हुआ है। महाराष्ट्रियन हैंडलूम है, करवत काटी, पैठनी, और ये सब नाम से तो जानते थे, बट आज उनको यहाँ पर ये देखने के लिए भी मिला, और सब लोग बहुत एक्साइटेड है और बहुत खूब सारी शॉपिंग भी कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, नई दिल्ली में महाराष्ट्र साड़ी एग्जीबिशन का भी आयोजन किया गया है। फ्रॉम द वीवर्स ऑफ महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों जैसे पैठनी, हिमरू, खान, नारायण पेटी की साड़ियों को दिखाया जा रहा है। प्रदर्शनी में बुनकरों, कारीगरों और पारंपरिक टेक्सटाइल कल्चर को बढ़ावा देने की एक कोशिश है, और ये महाराष्ट्र के धागों और भारत के रंगों को एक साथ लाने और परंपरा को एक मॉडर्न लुक देने की एक पहल भी है। लोगों को मालूम नहीं होता ना पैठनी कैसी बनती, इसलिए हम बना के बता रहे हैं कि इतनी मेहनत लगती, इतना समय लगता उसको ज़्यादा। ये रेशम की रहती, 4000 धागों से बनाई हुई रहती है, और मैं ये काम में 35 साल से काम कर रही हूँ। पैठनी एक कला है, और ये कला कैसी यानी अपन ये कर सकते, तो उसके लिए हम ये डेमोस्ट्रेशन लगा रहे हैं कि ये पैठनी कैसी बुनती है, आप लोगों तक मालूम होना। पैठनी साड़ी लाया है, जो पैठन में बनती है, 25,000 से स्टार्ट है, और 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक पैठनी बनती है। इसमें अलग अलग प्रकार का डिजाइन होता है, जैसे मोर होता है, असवली होता है, लोटस होता है, मोर बांगड़ी होता है। इसको महाराष्ट्र की ट्रिपल मुनिया पैठनी बोलते हैं, और ये पिंक कलर में है, और इस पर ट्रिपल मुनिया, इतने 3 शेड होते हैं, इसलिए इसको ट्रिपल मुनिया बोलते हैं। ये हमारे पास पैठनी के बहुत सारे क्लचेस है, हम लोग मैन्युफैक्चरर है, क्लचेस है, पर्सेस है जो आप देख रहे हैं, और दिल्ली वाले हम लोगों को बहुत अच्छे से रिस्पांस दे रहे हैं। इसमें बहुत सारे आपको दिख रहे हैं कि दुपट्टे भी है, टेबल रनर्स भी है। अभी आपको दिख रहा है कि स्टॉक ख़त्म हो रहा है। नागपुर भंडारा में बनता है प्योर हैंडलूम साड़ीज़, और ये कॉटन में है, कॉटन चंदेरी साड़ीज़ हैं। जो भी हमारे महाराष्ट्र का है, पुणे का है, सोलापुर का है, नागपुर का है, वो सब हम आपके लिए लेके आए दिल्ली वालों के लिए। बिल्कुल, तो भारत की कला संस्कृति आज वैश्विक मंच पर भी अपनी छाप छोड़ रही है। खबरों में आगे बढ़े तो भारत इनोवेटर्स डीप टेक प्री समिट का वो उद्घाटन IIT बॉम्बे में किया गया है। इस समिट में 137 स्टार्टअप्स ने अपने नवाचारों का प्रदर्शन किया। ये प्री समिट भारत इनोवेटर्स 2026 अंतर्राष्ट्रीय शोकेस का हिस्सा है, जो इस साल के अंत में फ्रांस में आयोजित होगा, जहां भारत के प्रमुख डीप टेक वेंचर्स को वैश्विक निवेशकों और प्रौद्योगिकी भागीदारों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। समिट में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर विनीत जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत इनोवेटर्स 2026 एक पूरे सरकार का प्रयास है, और ये दुनिया के सामने भारत की अत्याधुनिक डीप टेक क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, अंतरिक्ष विभाग और रक्षा मंत्रालय को एक साझा मंच पर लाता है। उन्होंने कहा कि ये पहल केवल वैश्विक प्रदर्शन नहीं, बल्कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने का भी प्रयास है। डॉक्टर विनीत जोशी ने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी की सोच का परिणाम है, जो हमेशा नवाचार की बात करते हैं, और हमारे युवा पीढ़ी इसी सोच पर भरोसा करती है। One of the brainchilds of our honorable Prime Minister, who has been always talking about innovation, and he has a great belief in the innovation, in the innovative mindset that is there in our youth, and therefore this event was conceived on his ideas.
डॉक्टर विनीत जोशी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा के अंक नहीं बल्कि समाज में सार्थक योगदान देना है और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना है। उन्होंने निवेशकों और कॉरपोरेट से महानगरों से परे होनहार स्टार्टअप्स की पहचान करने का आह्वान किया। After the National Education Policy 2020 has come, there has been a huge shift in the way the things were being taught. Earlier, education meant only to be studying well and to be getting good marks. But now, the major shift which has happened after the new National Education Policy has come in July 2020 is that we have started giving a lot of focus to industry and academia. How that focus is being given is by changing the curriculum itself. तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा डीडी न्यूज पर, लेकिन फिलहाल मिड डे प्राइम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।